गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़ी देर में ये प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे हम। आज हम अ, पांच जो कॉमन सवाल हैं हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड। सवाल तो अनगिनत होते हैं, बट पांच जो कॉमन सवाल हैं उसको आज जो फर्स्ट सेशन है हमारा सवाल हार्ट के बीमारियों के ऊपर, उस पे आज लेंगे। और उसका जितना डिटेल में जो आम भाषा में समझा सकता हूँ उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जनमानस को फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं। अ, मैं डॉक्टर अभिषेक, नमन हार्ट, कंकड़बाग, पटना से। हमारा मोबाइल नंबर है 9199448999। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस जो वीकली हमारा फेसबुक लाइव सेशन है उसका मेन मकसद ये है कि हम जो आम लोग हैं उनको जागरूक कर सके हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड। और जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सकता है उस हार्ट की बीमारियों में, ताकि आपका जो भी पेशेंट है जो आपके पास पड़ोस में है, आपके घर में है, वो सेफली हॉस्पिटल तक पहुंच सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। उसी उद्देश्य से ये लगभग अक्टूबर नवंबर में पिछले साल शुरू किया गया था, और ये मल्टीपल सेशंस हुए हैं इस पे। आगे भी हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। आज जो सेशन मैंने डिसाइड किया है कि जो कॉमन क्वेश्चंस हम ओपीडी में जब बैठते हैं या जब पेशेंट्स से डील कर रहे होते हैं इमरजेंसी के केसेस में, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटिव्स के द्वारा पूछे जाते हैं, उसको मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने का, ताकि आगे जब भी आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको इन चीज़ों को समझने में मदद मिल पाए। तो जो पांच क्वेश्चन है उसमें सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है हम रिलेटिव्स का, अ, ये कि हार्ट अटैक क्या है, ये क्यों होता है, और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, जो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक जो हार्ट की जो बनावट है उसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम घर को बनाते हैं, घर में इमारत को खड़ी करते हैं और उसके अंदर पानी के लिए पाइपलाइन का निर्माण करते हैं, बिछाते हैं, और बिजली के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं या वायरिंग कराते हैं। उसी तरह से हार्ट की जो दीवार होती है, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई पानी के पाइपलाइन की तरह होती है, और एक बिजली की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जो हार्ट को निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलाती रहती है, पंपिंग कराती रहती है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है और आगे भी डिस्कस करूंगा। तो जो आपके ब्लड सप्लाई ले जाने वाली सर्किट है या पाइप्स हैं, उनके अंदर अगर किसी तरह की रुकावट आती है तो उसको हम लोग हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। जब ये रुकावट एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर पहुंच जाती है तो आपको चलने में, सीने में भारीपन होता है। अब यही रुकावट अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, 100% कट ऑफ हो जाए या लगभग 99% कट ऑफ हो जाए, जिसमें आगे की ब्लड सप्लाई पूरी तरह से धीमी पड़ जाए, तो उस परिस्थिति को हम लोग हार्ट अटैक से जानते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूँ कि अगर ये आपका नस है, नॉर्मली तीन नस होते हैं, मैं एक ही नस बना रहा हूँ। ये नॉर्मल नस है जिसमें कि कोई भी आपकी रुकावट या ब्लॉकेज नहीं है। इसके अंदर अगर ब्लॉकेज डेवलप कर गई, मान लीजिए 80 या 90% की ब्लॉकेज डेवलप कर गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और ये प्रेजेंट करता है एंजाइना के रूप में। जब हम चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं या एग्जर्ट करते हैं बहुत तेजी से, या जैसे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, तो उस समय सीने में भारीपन का एहसास या दबाव का एहसास या दर्द का एहसास होगा। उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज या जो कोरोनरी ब्लॉकेज बोलते हैं। जब ये जो रुकावट है एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर पहुंच जाए,
मान लीजिए कि इसके ऊपर अगर क्लॉट बन के और ये पूरी तरह से बंद हो जाए या लगभग पूरी तरह से बंद होने के करीब में पहुंच जाए, 100% ब्लॉकेज या 99% की ब्लॉकेज हो जाए, तो आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और इस फेनोमेना को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक की परिस्थिति ये हुई कि जितनी आपको बैठे बैठे अवस्था में जितनी ब्लड सप्लाई नीचे हार्ट के दीवालों को पहुंचनी चाहिए, मायोकार्डियम को पहुंचनी चाहिए, मसल को पहुंचनी चाहिए, उतनी नहीं पहुंच पा रही है और उसके कारण आपको हार्ट अटैक की परिस्थिति पैदा हो जाती है। और इसके साइंस क्या क्या होते हैं कि जैसे ही आगे की ब्लड सप्लाई रुकावट होगी, ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे जो डॉक्टर रीड कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? तो पूरे सीने में आपको एक दबाव की तरह फील होगा या फ्रैंक चेस्ट पेन की तरह, दर्द की तरह फील हो सकता है, जो आपके नाभि से लेकर जबड़े तक कहीं भी हो सकता है। और ये सिम्टम आपको बैठे बैठे अवस्था में ही होगा और आप बहुत घबराहट, रेस्टलेसनेस, पसीना चलना, सांस का फूलना, इवन जबड़े तक भी ये दर्द जा सकता है, उल्टी का होना, उल्टी जैसा लगना, ये सब साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब आप थोड़ा भी चलने की कोशिश करेंगे तो ये दर्द, अगर 99% 95% की ब्लॉकेज है उससे अगर हार्ट अटैक हुआ है तो थोड़ा भी आप चलेंगे तो दर्द बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब 100% ब्लॉक होगी आर्टरी तो ये पूरी तरह से बैठे बैठे ही दर्द होगा और पेशेंट बहुत ही सिम्टम वाइज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उस परिस्थिति में किसी भी तरह की परिस्थिति पैदा हो सकती है। इवन कितने पेशेंट्स में हम उनकी ज़िंदगी भी नहीं बचा पाते। तो इस तरह के सिम्टम से आप हार्ट अटैक को पहचान सकते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो कि अगर ऐसा कोई भारीपन, दर्द या सांस फूलने की दिक्कत जो आपको पहले कभी आपने फील नहीं किया और नाभि से लेके जबड़े तक के बीच में आपको ये फील हो रहा है एक दबाव के फॉर्म में, एक दर्द के फॉर्म में, तो उसको आप हार्ट अटैक मान के चलें और इमिडिएटली जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है उसको आप ले सकते हैं। एक दूसरा सवाल ये होता है कि फर्स्ट एड इसमें क्या हम दे सकते हैं? तो एक कॉमन टैबलेट जो हर कोई जानता है, एक टैबलेट इकोस्प्रिन के नाम से आता है या डिस्प्रिन के नाम से आता है। तो उसको आप 300 मिलीग्राम की इकोस्प्रिन की टैबलेट चबाकर खाना है उसको, और 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की टैबलेट उसको आप खाना है। उसको दोनों में से कोई जो आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। उसके साथ एक कॉमन टैबलेट जो हर कोई आई थिंक जानता है, सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जो जीभ के नीचे रखनी होती है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं बट आप इमरजेंसी में उसको ले सकते हैं। उसमें ये हमें देखना होता है कि बीपी आपकी एटलीस्ट नॉर्मल हो, ताकि जो सॉर्बिट्रेट लें तो बीपी का ड्रॉप होने की एक प्रक्रिया होती है, उससे आप दिक्कत बढ़ भी सकती है। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें आप बीपी चेक नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप सॉर्बिट्रेट की टैबलेट भी ले सकते हैं। तो इकोस्प्रिन की 300 मिलीग्राम या 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की टैबलेट, सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी है। और अगर अवेलेबल हो आपके पास तो एक और टैबलेट आती है क्लोपिडोग्रिल की, वो 300 मिलीग्राम की वो भी टैबलेट ले सकते हैं। और एक एट्रोबाइस्टेटिन की 80 मिलीग्राम की टैबलेट, इसको आप ले सकते हैं। इससे क्या है कि हमें जो ये जो लाल रंग से मैंने बताया है ये ब्लड का क्लॉट है जो ब्लॉक के ऊपर बनता है और इससे हार्ट अटैक होती है। तो ये जो लाल रंग का जो ब्लड का थक्का जम रहा है उसको डिजोल्व करने में हेल्प कर सकता है। और ये कितनी बार ऐसा होता है कि जो आपको अटैक हुआ था वो सिम्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं क्योंकि क्लॉट वहां से डिजोल्व हो जाता है, या क्लॉट बनता भी है तो उतनी तेजी से नहीं बन पाता और पेशेंट के पास भी एक टाइम मिल जाता है और डॉक्टर को भी जब आगे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं पेशेंट तो उनको सहूलियत होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये मैंने बताया हार्ट अटैक के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, हार्ट अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों पहचान कैसे पहचान सकते हैं और उसकी फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं। इसमें मैं एक सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि जहाँ पे भी आप जाते हैं आप जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसमें जब आर्टरी बंद होती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अलग अलग जगह जाकर ओपिनियन ले पाएं। आप जहाँ पे भी हैं उस वहाँ के डॉक्टर पे फुल फेथ के साथ ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं और जो भी सिचुएशन बन रही है हार्ट अटैक के कारण उसको जितना डेंजर को मिनिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और जितनी जल्दी ये होगा उतनी जल्दी वो आपकी डेंजर या रिस्क मिनिमाइज हो पाएगा पेशेंट के लिए। अब दूसरा एक क्वेश्चन कॉमनली हम देखते हैं कि क्या यंग लोगों में हार्ट की बीमारियां हो सकती है? तो देखिए इसमें दो तीन तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो जन्मजात या जन्म से ही होती हैं, जो पहले के सेशन में भी मैंने बताया था कि
जैसे ये अगर हार्ट की दीवार है, ये 4 चैम्बर होते हैं इस हार्ट के अंदर। ये 4 चैम्बर हुए, ये दाहिने तरफ का ऊपर का चैम्बर, ये दाहिने तरफ का नीचे का चैम्बर, ये बाएं तरफ ऊपर का चैम्बर, ये बाएं तरफ नीचे का चैम्बर। ये दीवार जो दाहिने और बाएं के चैम्बर को अलग अलग करती है, ये बिल्कुल सेपरेट होती है, ये इसमें कोई गैप नहीं होता। लेकिन कभी कभी जो बचपन से बीमारियां होती हैं, हृदय के छेद के बारे में या होल इन द हार्ट के बारे में हम जानते हैं जो, तो ये जो गैप है, जो या तो ऊपर के दोनों चैम्बर्स के बीच में हो सकता है जिसको अट्रल सेप्टल डिफेक्ट हम बोलते हैं, या ये जो दीवार है इसके बीच में गैप हो सकता है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग, या दो नसें जो इधर दाहिने तरफ और बाएं तरफ के नीचे वाले चैम्बर से निकल रही हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है जिसको हम लोग पीडीए बोलते हैं। तो ये तीनों जन्मजात बीमारियां होती हैं, और भी बहुत सारी जन्मजात बीमारियां हैं जिसको बहुत सारी श्रेणियों में बांटा गया है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट डेफिनेटली हार्ट की से रिलेटेड बीमारियां जन्म से भी हो सकती हैं। दूसरी एक बीमारी होती है जो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो सकती है, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड या फैमिली में जेनेटिकली चली आ रही है। जैसे एक कॉमन बीमारी जो मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि ये वाली जो चैम्बर है, बाएं तरफ की नीचे वाली चैम्बर, इसकी जो दीवार आप देख रहे हैं ये इतनी पतली है अगर, और इसकी मोटाई अगर बढ़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसमें जो ब्लड जाना है आपको इस वाले नस में, इसके अंदर रुकावट पैदा कर सकती है, जिसको हम लोग हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और जो रुकावट नहीं पैदा करती है उसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। दोनों ही परिस्थिति में ये सडन कार्डियक डेथ का यंग में बहुत कॉमन कारण है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हमने वीडियो देखा था जिसमें एक महिला थी, वो डांस किसी शादी के सेरेमनी में डांस करते करते अचानक से 20-30 सेकंड के बाद कोलैप्स कर गई थी। और बैक हिस्ट्री में उनके जो भाई थे उनकी भी डेथ 9 इयर्स की एज में हुई थी साइकिलिंग करते हुए। तो ये कॉमन बीमारी है, यंग में होती है, और जैसे ही कोई पेशेंट एग्जर्ट करता है तो एक डिफरेंट टाइप का जो बिजली की सर्किट मैंने हार्ट के अंदर बताई उसकी खराबी के कारण, उसमें डिसरप्शन के कारण एक अलग तरह की धड़कन बनती है जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। और उस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण आपको सडन कार्डियक डेथ की चांसेस हो सकती हैं। उस इस तरह की धड़कन जब भी होती है तो आपके पास दो ही उपाय है। या तो पेशेंट की जो धड़कन खराब हुई है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण, वो खुद से डिवर्ट हो जाए, खुद से ठीक हो जाए, तब पेशेंट की जान बच सकती है। या इमिडिएटली किसी को बिजली का झटका देके, जिसको हम लोग डिफिब्रिलेशन बोलते हैं, वो दिया जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है। अदरवाइज इसमें बचने का बहुत रेयर चांस होता है। तीसरा जो हम लोग एज ए सोसाइटी कर सकते हैं कि जो भी इमीडिएट बाई स्टैंडर हैं, जो बगल में आपको उस एपिसोड को जिन्होंने देखा है, वो इमीडिएटली पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं चेस्ट कंप्रेशन से, और उससे पेशेंट की जिंदगी बचाई जा सकती है। तीसरा जो ब्लॉकेजेज भी आजकल हम देख रहे हैं, जो ईस्ट नस की ब्लॉकेज की बात मैं कर रहा था, ये भी बहुत यंग एज में आजकल देख रहे हैं हम लोग। और बहुत कम एज में हार्ट अटैक की भी सिम्टम्स आ रही हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण है कि जो हमने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव कर लिया है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करते हैं हम, और हमारे फूड या डाइटरी हैबिट्स पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, और उसमें जंक फूड का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रदर देन कंप्लीट सीरियल्स और फ्रूट्स के। तो इन सब कारणों से भी हार्ट अटैक की बीमारियां यंग एज में हो सकती हैं। तो तीन श्रेणी में ये हार्ट अटैक की बीमारियां यंग लोगों में हो सकती हैं। एक तो जेनेटिक, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अदर एग्जांपल्स में लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम एक इंटिटी होती है, उसके कारण हो सकता है। दूसरा जन्मजात बीमारी है जिसमें हृदय में छेद के बारे में मैंने बताया, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो के बारे में मैंने बताया। और तीसरा कि लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो। अब एक कॉमन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है।
तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई वाली नली है, इसके अंदर रुकावट पैदा होके आपको आगे के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें चेस्ट पेन का होना और डिफरेंट जो मैंने सिम्टम्स बताए, सीने में दर्द होना, भारीपन होना, सांस का फूलना, ये हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि ये जो आपका हार्ट है, हार्ट जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पंप करता रहता है, ये अचानक से किसी भी कारण से अचानक से इसकी पंपिंग एक्टिविटी बंद हो जाती है, या इफेक्टिव पंपिंग बंद हो जाती है। इफेक्टिव पंपिंग बंद हो जाने का मतलब कि धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई, नॉर्मल धड़कन हमारी 60 से 100 के बीच होती है, इफेक्टिव पंपिंग कम होने का सेंस, या तो हार्ट पूरी तरह से रुक गया जिसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, या हार्ट की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई, 200 250 तक धड़कन हो गई, जिसमें कि इफेक्टिव पंपिंग और ब्लड का फिलिंग हार्ट के अंदर नहीं हो रहा, तो आगे भी वो ब्लड नहीं पंप कर सकता। उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये दोनों एंटिटी, एसिस्टोल या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये यूजुअली कार्डियक अरेस्ट कराती हैं और ये सडनली होता है। तो हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक गई, जिसके चलते सिम्टम्स, पेशेंट यूजुअली होश में रहता है, चेस्ट पेन होता है और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है उसकी बीमारी। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जो भी इवेंट होता है सडन होता है, अचानक होता है, और पेशेंट अचानक से अनरेस्पॉन्सिव या बेहोश हो जाता है और किसी भी कमांड को फॉलो नहीं कर पाता वो। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट की धड़कन के रुकने के कारण है, जबकि हार्ट अटैक आपकी ब्लड सप्लाई के रुकने के कारण या कम होने के कारण है। दोनों का डिफरेंसेस मैं समझाऊं तो अगर जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक ब्लॉकेज के कारण होगा, और जो कार्डियक अरेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, चाहे करंट का बिल्कुल रुक जाना या करंट का बहुत तेज बहाव होना, जिसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, उसके कारण हो सकता है। दोनों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हार्ट अटैक के कारण यूजुअली हार्ट की नसों में डैमेज पहुंचती है, कभी कभी डेथ भी होती है। बट अगर कार्डियक अरेस्ट है तो इमिडिएटली अगर इंटरवीन नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ निश्चित है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि या तो पेशेंट की वो जो भी धड़कन खराब हुई है वो खुद से रिकवर कर जाए, या हम कुछ इंटरवीन करें उसमें करंट देकर या सीपीआर देकर, तब पेशेंट की जिंदगी बचाई जा सकती है। सिम्टम्स अंतर में सिम्टम्स हार्ट अटैक में चेस्ट पेन, चेस्ट का भारीपन होना, सांस का फूलना हो सकता है। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है, अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। आप उसका पल्स देखेंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, गर्दन का पल्स देखेंगे, जो बड़ी नसें होती हैं उसका पल्स देखेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और रेस्पिरेटरी आपका मूवमेंट भी बिल्कुल नील होगा। चेस्ट ऑनसेट यूजुअली देखते हैं तो ये बहुत धीमा धीमा, ये यूजुअली हार्ट अटैक की प्रक्रिया धीमे धीमे प्रोग्रेस होती है। कुछ घंटों के अंदर ये सीवियरिटी की तरफ जाता है, कुछ मिनटों के अंदर जाता है। बट कार्डियक अरेस्ट यूजुअली सडन, अचानक से होता है और अचानक से पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव होता है। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में जो मैंने 3 मेडिकेशन जो बताए पहले भी, इकोस्प्रिन का 325 मिलीग्राम का टैबलेट, सॉर्बिट्रेट, क्लोपिडोग्रिल 300 मिलीग्राम का टैबलेट, और एट्रोवेस्टेटिन 80 मिलीग्राम का टैबलेट हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। आपको कार्डियक अरेस्ट के ट्रीटमेंट में इमीडिएटली पेशेंट को सीपीआर देना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, और ट्रेंड अगर आसपास लोग हैं तो उनको कॉल करके बुलाना है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके बुलाना है, ताकि पेशेंट को इफेक्टिव सीपीआर दिया जा सके और पेशेंट की जिंदगी बचाई जा सके। सर्वाइवल का चांसेस, जब हार्ट अटैक में हम लोग इमीडिएट ट्रीटमेंट करते हैं तो चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं पेशेंट के सर्वाइवल के। लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो इंस्पाइट ऑफ बेस्ट इंटरवेंशन, जो भी हम लोग कर, कितना भी बेस्ट इंटरवेंशन करें, सबसे प्रमुख है कि कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। ट्रीटमेंट में मेन ट्रीटमेंट जो मैंने बताया सीपीआर का ट्रीटमेंट है, चेस्ट कंप्रेशन, हाथ के ऊपर हाथ को रख के पूरी तरह से लॉक करके यहाँ से सीधा रख के और चेस्ट का कंप्रेशन करना है 100 to 120 टाइम्स पर हर मिनट के हिसाब से। और अगर आप ट्रेंड हैं और कर सकते हैं तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देना है। और उस सीपीआर शुरू करने के पहले आप अकेले अगर हैं तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। अगर आप दो लोग हैं तो एक को आप बोलें कि इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने के लिए, और आप खुद सीपीआर को इनिशिएट करें।
दूसरा है कि क्या हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? बिल्कुल, हार्ट अटैक के कारण डिफरेंट सिम्टम्स में एक सिम्टम डायरेक्टली कार्डियक अरेस्ट का होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर हार्ट अटैक का पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हो जाए। कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक है, बट सारे कारण हार्ट अटैक के कारण नहीं होते हैं। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे मैंने हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में जो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, उसकी एग्जांपल बताई। पोटासियम का डिरेंजमेंट अगर हो गया तो उसके कारण अगर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो मल्टीपल कारण है कार्डियक अरेस्ट के, उसमें एक कारण है हार्ट अटैक का होना। और हार्ट अटैक का जो कारण है वो है हार्ट की नसों में रुकावट या ब्लॉक का होना। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने इसको इस सेशन में इसलिए रखा है कि जैसे मैंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस। तो मैंने बताया कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसका रिजल्ट क्या होगा, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इफेक्टिवली उसको रिसर्सिटेट कर रहे हैं या सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं। और उससे भी प्रमुख बात यह है, उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितनी जल्दी ये शुरू किया गया है। अगर आप हर मिनट का डिले कहा जाता है कि पेशेंट की बचने की संभावना 30 से 40% तक कम होती जाती है। मतलब अगर 4-5 मिनट अगर लैप्स कर दिया आपने सीपीआर इनिशिएट करने में, तो पेशेंट को बचाना नामुमकिन की तरह है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितनी जल्दी अगर पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट का आपने नोटिस किया है, तो जितनी जल्दी संभव हो सीपीआर प्रोवाइड करना शुरू करें। और सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी और जो पेशेंट जो कोलैप्स हुआ है, दोनों की सेफ्टी देखते हुए, सीन की सेफ्टी देखते हुए, और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने के बाद इमिडिएटली सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन के फॉर्म में 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से दोनों हाथों को एक दूसरे से लॉक करके, आप ये पाम वाले रीजन से यहाँ से एल्बो से स्ट्रेट रखते हुए और नीचे की तरफ ऐसे आप ऊपर से झुक के पेशेंट के ऊपर सीपीआर प्रोवाइड करें और इसको फ्रीली ऊपर आने दें। तो एडिक्वेट कंप्रेशन और एडिक्वेट रिक्वायल या पीछे की तरफ चेस्ट को एक्सपेंड करने देने की प्रक्रिया अगर आप सही तरीके से करते हैं, तो पेशेंट की जिंदगी बहुत बार बचाई जा सकती है सीपीआर के थ्रू। सीपीआर करने के बारे में फिर बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी सर्विसेज को जो ट्रेंड पर्सनल है उनको आप कॉल करें, ताकि इमीडिएट हेल्प जल्दी पहुंच पाए। और उसके जो इमरजेंसी टीम आती है उनके साथ डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी वगैरह होती है, एईडी की फैसिलिटी होती है, जिससे हम लोग शॉक कर सकते हैं पेशेंट को और पेशेंट की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे हमने एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी के बाद कोई ब्लॉक आया, ब्लॉक के बाद हमने उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी, या जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि स्टेंट कर दिया। तो आमतौर तौर पे ये धारणा होती है पेशेंट्स की कि अब हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा है कि एंजियोप्लास्टी में हम करते क्या है कि जैसे ये ब्लॉक आर्टरी है आपकी, तो ब्लॉक आर्टरी के आर पार एक तार डालते हैं हम लोग, एक बैलून से इसको ब्लॉक को ओपन करते हैं और इसके ऊपर एक मेटल का स्टेंट लगा देते हैं। अब ये आर्टरी आपकी इस तरह की हो जाएगी। ये आर्टरी थी, अब ये ब्लॉक के बाद हमने जो स्टेंट डाला वो ब्लॉक हट गया और ये आपका स्टेंट हो गया। अब ये स्टेंट जो बना है, जो आपको दिख रहा होगा जाली की तरह, वो आपको मेटल का बना होता है। जब मेटल का बना होता है और ये एक फॉरेन मटेरियल बाहर से हमने लगाया है, तो उसका ब्लड से जो इंटरेक्शन होता है उसमें एक टेंडेंसी होती है कि उसके ऊपर ब्लड का क्लॉट बन के वो स्टेंट बंद होने की टेंडेंसी होती है। उसके लिए जरूरी है कि जो हम लोग ब्लड थिनर देते हैं इकोस्प्रिन के फॉर्म में और एक दूसरे ब्लड थिनर के फॉर्म में, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से उसको बिना एक टाइम भी स्किप किए, बिना एक टाइम भी छोड़े आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है। अ, उसका मॉडिफिकेशन हम लोग दवाइयों का टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बट ये मैंडेटरी है कि आप जब स्टेंट लग गई तो आपका लाइफ स्टाइल की जो चेंजेस हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। आपकी मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लाइफ लॉन्ग रहेंगी, कुछ मेडिसिन 1 साल के बाद बंद कर दी जाएंगी। और ये आपका जो नॉर्मल, अगर हमने किसी को स्टेंट नहीं किया है,
तो स्टेंट करने के बाद ये और मैंडेटरी और कंपलसरी हो जाता है कि आप मेडिसिन को लेते रहें। स्टेंट आपको लगाया गया है आपकी इस तरह की प्रॉब्लम से टाइड ओवर करने के लिए, ताकि आप 10 15 20 साल तक आपकी सुरक्षा रहे। स्टेंट का कोई लाइफ नहीं होता। लाइफ आपके एक्टिविटी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, प्लस स्टेंट का आपकी बॉडी से इंटरेक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। स्टेंट की लाइफ लॉन्ग होती है, समझें कि हो सकता है कि वो स्टेंट 30 साल भी चले, और हो सकता है वो स्टेंट एक दिन के बाद भी बंद हो जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेंट से आपकी बॉडी का इंटरेक्शन कैसा है। आज के स्टेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनका इंटरेक्शन बहुत ही बढ़िया होता है, तो बंद होने की संभावना बहुत कम होती है। यूजुअल कारण बंद होने के स्टेंट का यही होता है कि पेशेंट को लगता है कि नहीं, अब तो हमारा स्टेंट हो गया। पेशेंट को बेटर फील होने लगता है कुछ दिनों के बाद, और वो दवाइयों को स्किप करना शुरू करते हैं और दवाइयों को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। और दवाइयों को बंद करने के बाद वो स्टेंट की ब्लॉकेज की समस्या लेके आते हैं, जो ज़्यादा कैटेस्ट्रोफिक, ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है कंपेयर टू नॉर्मल ब्लॉकेजेस के। नॉर्मल ब्लॉकेजेस एक्चुअली धीरे धीरे बनती हैं, तो हमारे पास बॉडी को एडेप्टेशन का टाइम होता है। लेकिन जब एक बार ये स्टेंट लग गया, आर्टरी पूरी तरह से खुल गई, ब्लड फ्लो जा रहा है, और इसके ऊपर आपकी मेडिसिन छोड़ने के कारण अगर क्लॉट बना, तो ये अचानक से बंद होती है। तो आपकी बॉडी को एडेप्टेशन का या संभलने का टाइम ही नहीं मिला एक तरह से आपके हार्ट को। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, और कितनी बार पेशेंट को सडन डेथ के फॉर्म में ये प्रेजेंटेशन होती है। तो ये बात समझें कि जब आपको स्टेंट लग गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, चाहे बाईपास हो गया, तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेज और एग्रेसिव हो जाएंगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी और एग्रेसिवली आपको करनी होगी, और आपको मेडिसिन भी और पंक्चुअली और मैंडेटरली और कंपलसरी ढंग से आपको मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी पड़ेंगी, विदाउट स्किप ऑफ ए सिंगल टैबलेट। खासकर जो ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं उसको आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट जो 5 कॉमन क्वेश्चंस थे जो पेशेंट्स के हमसे होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आगे भी होगा। और जो भी क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ एक बार। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन 5 क्वेश्चन हमने डील किए हैं उस पे उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। और इसको जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं दूसरों को, ताकि सबको इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वो आप करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है नेम ऑफ मेडिसिन डोज के साथ, मैं इसको थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम की टैबलेट या डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम की टैबलेट आपको डायरेक्टली लेनी है। सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी है, ताकि आपका दर्द में थोड़ी कमी आए। क्लोपिडोग्रिल एक टैबलेट होता है 300 मिलीग्राम की टैबलेट, वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं। 300 मिलीग्राम की टैबलेट नहीं मिल रही तो 75 मिलीग्राम की टैबलेट 4 टैबलेट, 150 मिलीग्राम की 2 टैबलेट, टोटल डोज 300 मिलीग्राम की जैसे भी आप लें। और एक एट्रोवास्टेटिन आती है, उसकी 80 मिलीग्राम की टैबलेट। ये आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपके हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। हार्ट अटैक के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम लोग अपने घर में भी एक किट बना के रख सकते हैं। अपने जो ग्राम पंचायत होता है, पंचायत भवन होता है, मुखिया जो होते हैं उनके घर पे रख सकते हैं, वार्ड पार्षद के घर पे हो सकता है, या ऑफिस में हो सकता है ये। ताकि जिसको भी ज़रूरत हो उनको पता हो कि ये किट रात में 24 घंटे हमारे पास इस जगह पे अवेलेबल होगी। उसका एक्सपायरी डेट के साथ हम लोग उस किट को बना के छोड़ सकते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उस तरह की मेडिसिन का हम लोग जो जनमानस को फ़ायदा पहुंचा सके। और उससे बहुत फ़ायदा होता है, कितनी बार आपका हार्ट अटैक वहीं पे रुक जाएगा, और आप फर्दर ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से मिलकर करा सकते हैं, या आपकी जो ग्रेविटी ऑफ हार्ट अटैक है सिचुएशन, या जो क्रिटिकलिटी ऑफ हार्ट अटैक है वो रुक जाएगी, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो
ये कंप्लीट सेशन था जो क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस है उसके बारे में। नेक्स्ट वीक हम लोग किसी नए क्वेश्चन के साथ दोबारा जुड़ेंगे, या दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं तो उसको आप एडवाइस कर सकते हैं, मैं उसको उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर जो है नमन हट का 9199448999, इस पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा हम उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।